नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे जो है कि उत्तर प्रदेश के कृषि के बारे में। तो दोस्तों, ये काफ़ी जो है कि सिलेक्टेड नोट्स है और इसको आप लोग जो है कि अच्छे ढंग से देखिएगा और इससे नोट्स बनाइएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र। दोस्तों, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, यहाँ लिखे हैं 9। और पूरे भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है। यानी कि पूरे भारत में आप कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो 15 है और उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा तो 9 है। फिर आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट है कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या। यानी उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है वो उसका कितना प्रतिशत जो है कि कृषि में संलग्न है। तो 59.3% लोग जो है कि कृषि में लगे हुए हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। जितने भी डेवलप कंट्री हैं यानी विकसित देश हैं, उनके यहाँ की जनसंख्या 5 से 10% ही जो है कि कृषि में लगी हुई है। और हमारे यहाँ जो है कि खास करके उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है कि कृषि में संलग्न है। आगे देखते हैं जो है कि कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या कितनी है, तो 59.3% है। और ये 2011 की जनगणना के हिसाब से ये डाटा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल गेहूं उत्पादन, कुल गन्ना उत्पादन, कुल आम उत्पादन और कुल अमरूद, कुल आंवला, कुल आलू और कुल सब्जी और कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है दोस्तों प्रथम है। कभी कभी पूछ लेता है कि किस किस चीज़ों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आम के उत्पादन में अमरूद हो गया, आंवला हो गया, आलू हो गया, सब्जी और दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं हम लोग फसलों के प्रकार। फसल कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। फसलों के प्रकार कौन कौन से हैं, रबी, खरीफ एवं जायद। यानी 3 प्रकार के फसल होते हैं, रबी, खरीफ एवं जायद। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग रबी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, रबी में जो है कि इसकी बुआई जो है कि अक्टूबर से लेकर और मध्य दिसंबर तक इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई कर ली जाती है। और इसके जो है कि प्रमुख फसल कौन कौन से हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। रबी में जो है कि गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाई, आलू, तंबाकू आदि। दोस्तों, इसको एक बार और देख लीजिए और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से। डायरेक्ट पूछ देगा कि 4 खरीफ के फसल दे देगा 3 और 1 रबी का डाल देता है और उसमें से पूछ देता है कि इसमें से कौन सी फसल जो है कि रबी की है। तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इसको फिर से देखते हैं। रबी के फसल कौन कौन से हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाई, आलू, तंबाकू आदि। तो इतने दोस्तों जो है कि रबी के फसल हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे खरीफ के फसल। खरीफ के फसल में दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी बुआई कब की जाती है। तो इसकी बुआई जो है कि जून जुलाई में खरीफ की बुआई की जाती है और जो है कि अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटाई कर ली जाती है। यानी खरीफ की बुआई जो है कि जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटाई कर ली जाती है। खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं, चावल यानी धान, फिर इसके बाद मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, तिल्ली आदि। एक बार और देखते हैं खरीफ की फसल। दोस्तों, खरीफ के फसल में जो है कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, तिल्ली
इत्यादि दोस्तों खरीफ की फसल है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे जायद। जायद की फसल दोस्तों, इसकी बुआई हम लोग जो है कि मार्च अप्रैल में करते हैं और इसकी कटाई जो है कि मई और जून में कर लेते हैं। और इसमें जो है कि जायद की फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं, तो ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया और नाशपाती हो गया। इस तरह की जो है कि फसलें जो है कि जायद में आती हैं। इनका समय काफ़ी कम होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है, तो गेहूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है कि बोई जाने वाली फसल है गेहूँ, और गेहूँ उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। फिर आगे हम लोग देखेंगे अरहर, चना, अदरक की सर्वाधिक खेती की जाती है। यानी अरहर हो गया, चना हो गया और अदरक की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। फिर आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में की जाती है। पहला है गाजीपुर और दूसरा है बाराबंकी। यानी अफीम की खेती कहाँ कहाँ की जाती है, तो गाजीपुर और बाराबंकी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री दोस्तों गाजीपुर में है। यानी कि अफीम की खेती 2 जिलों में की जाती है, गाजीपुर और बाराबंकी में, लेकिन अफीम की फैक्ट्री केवल 1 जिलों में है, वो जिला है गाजीपुर। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रदेश के सर्वाधिक नकदी फसल, यानी सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल प्रदेश में कौन सा है, तो गन्ना है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग दशहरी आम का दोस्तों, दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद, लखनऊ। आप लोग जानते हैं कि दशहरी आम के लिए मलिहाबाद जो है कि फेमस है, यानी लखनऊ दशहरी आम के लिए फेमस है। तो ये दशहरी आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है, मलिहाबाद यानी लखनऊ। आगे देखते हैं हम लोग लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र, लंगड़ा आम के लिए विशेष क्षेत्र कौन सा है, तो वाराणसी है। फिर आगे देखेंगे, देखिए दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया। अब आगे जो है कि सफेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र है। सफेदा आम और चौसा आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है, तो सहारनपुर है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को दूसरे देशों में बेचा जाता है। जो उत्तर प्रदेश का आम उत्पादन होता है उसको दूसरे देशों में जब निर्यात किया जाता है तो उसको किस नाम से किया जाता है, तो नवाब ब्रांड नाम से एक ब्रांड बना दिया गया है उत्तर प्रदेश के आम का। तो उसका नाम है, उस ब्रांड का नाम है नवाब ब्रांड। यानी उत्तर प्रदेश में जो आम दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है वो उसका नाम क्या है, तो नवाब ब्रांड आम। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, कई बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र। यानी जो आम अमरूद निर्यात किया जाता है उसका विशेष क्षेत्र कौन सा है, तो प्रयागराज और कौशाम्बी। यानी कि जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था तो इलाहाबादी अमरूद फेमस था, तो अब प्रयागराज हो गया है। तो जो है कि निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र दोस्तों प्रयागराज है। प्रयागराज और कौशाम्बी, उसी से सटा हुआ जिला कौशाम्बी है। फिर अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, यानी जो अमरूद है उसको प्रयोग करना और उसके प्रशिक्षण यानी उसमें शोध वगैरह करने के लिए जो है कि केंद्र कहाँ है, तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। फिर इसके बाद आम के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, आम का भी प्रयोग और प्रशिक्षण, उसमें शोध वगैरह रिसर्च जो होता है तो उसके लिए वो केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ। यानी अमरूद के लिए प्रयागराज और आम के लिए लखनऊ। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग सर्वाधिक आलू उत्पादक वाले जिले, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें जो है कि सर्वाधिक आलू उत्पादन किया जाता है, तो ये जिले हैं हाथरस और कन्नौज। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे प्रदेश में सहारनपुर और लखनऊ निर्यातक जोन है। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में 3 निर्यातक जोन है, जो है कि सहारनपुर, लखनऊ और आगरा। तो इसमें से 2 जो हैं प्रदेश में सहारनपुर और लखनऊ निर्यातक जोन किसके हैं, तो ये आम के हैं। यानी सहारनपुर और लखनऊ निर्यातक जोन किसके हैं, आम के हैं। फिर जो तीसरा निर्यातक जोन है प्रदेश में आगरा निर्यातक जोन, यानी आगरा जो है ये आलू का निर्यातक जोन है, यहाँ से आलू का निर्यात किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में जो है कि सबसे ज्यादा आंवला का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश का विशेष पान उत्पादक जिला, और पान उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? वे महोबा है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र भी दोस्तों महोबा में ही स्थित है। यानी जो जिला उत्पादन में सबसे आगे है वहीं पर प्रशिक्षण और रिसर्च होगा, तो ये भी कहाँ स्थित है? महोबा। यानी पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहाँ? महोबा में। फिर इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के हम लोग कृषि पढ़ रहे हैं, तो उसकी कुछ योजनाएं पढ़ लेते हैं। कब कौन सी योजना शुरू की गई थी तो उसको देखते हैं हम लोग। कृषि योजनाएं, उत्तर प्रदेश में कृषि योजनाएं को देखते हैं हम लोग। राज्य में चकबंदी योजना लागू हुई थी, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, पूछ देता है कि राज्य में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी? तो 1954 में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी? तो 1954 में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो 8 मई 2017 को। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो 8 मई 2017 को। फिर आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग किसान भाई योजना, काफी महत्वपूर्ण योजना है और इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसान भाई योजना 1992, यानी भाई 92। किसान भाई योजना कब लागू हुई थी? तो 1992 में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी महत्वपूर्ण है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुआ था? तो 1999 में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की मिट्टियां। जब हम लोग कृषि पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों में देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। पर्वत पदी मृदा, यानी पर्वत की जो नीचे मृदा है। उत्तर प्रदेश जो है कि हिमालय पर्वत से सटा हुआ जिला है। नेपाल और उत्तराखंड जो है कि पर्वतीय देश है और उत्तराखंड राज्य है पर्वतीय, तो उससे जब सटा हुआ है उत्तर प्रदेश को, उसके नीचे से जो जिले निकलते हैं उसको पर्वत पदी मृदा है, वहाँ पर्वत पदी मृदा पाई जाती है। फिर तराई मृदा, उसके नीचे जो है कि तराई मृदा पाई जाती है। फिर उसके नीचे गंगा जमुना के जो दोआब हैं उसमें जो है कि जलोढ़ मृदा, फिर जो है कि लाल और पीली मृदा, फिर काली मृदा और कैल्शियम युक्त मृदा, फिर आगे लवण प्रभावित मृदाएं और लाल बलुई मृदाएं। इतने तरह की जो है कि मृदा जो है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है, यानी गंगा जमुना के दोआब में कौन सी जो है कि मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद नवीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है खादर नाम से। नवीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है दोस्तों खादर नाम से, यानी कि जिस मृदा पर जो है कि हर साल जब बाढ़ का पानी आता है और फिर वापस चला जाता है, तो उस मृदा को हम लोग जो है कि खादर कहते हैं, यानी नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं उसको। फिर आगे हम लोग देखेंगे प्राचीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं, यानी प्राचीन जलोढ़ मृदा जिस पर जो है कि नदी के बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको प्राचीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो बांगर मृदा कहते हैं उसको, बांगर कहते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद जलोढ़ मृदा में अधिकता होती है, जलोढ़ मृदा में अधिकता होती है दोस्तों पोटास और चूना का। फिर जलोढ़ मृदा में कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व का, ह्यूमस का। ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा में कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व का। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रदेश में कुछ मात्रा में मरुस्थली मृदा पाई जाती है। कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ मरुस्थली मृदा पाई जाती है, तो जिले हैं मथुरा और आगरा में जो है कि मरुस्थली मृदा पाई जाती है दोस्तों। मथुरा और आगरा जो है कि राजस्थान से सटे हुए हैं और राजस्थान में मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है राजस्थान में, तो उससे सटे हुए जिले जो है कि मथुरा और आगरा हैं, तो यहाँ जो है कि कुछ मात्रा में मरुस्थली मृदा पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद रेगूर करेल वो कपास मृदा के नाम से जानी जाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। रेगूर करेल और कपास मृदा के नाम से जानी जाती है। कौन सा जानी जाती है? तो काली मृदा। काली मृदा को ही हम लोग
रेगुर कहते हैं या करेल कहते हैं या कपास मृदा कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है जल से। यानी आप लोग जब जो है कि कृषि विज्ञान पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग मृदा अपरदन के बारे में पढ़े होंगे। मृदा अपरदन का मतलब कि जल से या पवन से या जो है कि हिम के पिघलने से जो मृदा अपने स्थान से बह के दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मृदा का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो उसी को देखते हैं हम लोग। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है तो जल से होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि मानसून काल में प्रदेश में वर्षा अच्छी खासी मात्रा में हो जाती है तो मृदा जो है कि कट के बह जाती है, तो उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन जल से होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है जल से। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिले। अवनालिका अपरदन का मतलब कि जल से जो अपरदन होता है, तो प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिले हैं दोस्तों इटावा, आगरा और जालौन। 3 जिले ऐसे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो है कि जल अपरदन से प्रभावित जिले हैं। यानी प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिले इटावा, आगरा और जालौन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं। यानी जब जल से जो अपरदन होता है तो उसके कारण क्या बनता है, बीहड़ बनता है। बीहड़ जैसे कि चंबल एक नदी है, तो चंबल की घाटी सुने होंगे कि चंबल के बीहड़ों में डाकू रहते थे। यानी कि जब चंबल नदी जो है कि वो मिट्टी को काट कर बहा देती थी तो साइड में जो बीहड़ बन जाते थे तो उसी में डाकू रहा करते थे। तो उसी के कारण फेमस है कि चंबल के डाकू, यानी कि चंबल का बीहड़। तो अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं तो बीहड़ बनते हैं, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। जल से तो अपरदन होता ही है क्योंकि मिट्टी कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, बह जाती है। वायु से यानी पवन से भी मृदा अपरदन होता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। और वायु अपरदन से जो है कि सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा, आगरा और इटावा है। दोस्तों इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि आगरा और जो है कि जल से भी प्रभावित होने वाला जिला जो है कि आगरा है और वायु से भी, और इटावा भी जल से अपरदित होने वाला भी है और वायु से। तो ये 2 जिले ऐसे हैं ये जो है कि जल और वायु दोनों से जो है कि प्रभावित होते हैं। फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती का क्षेत्र है। शुष्क मतलब जहाँ थोड़ा बारिश कम हो, सूखा खेती होती है, तो वो क्षेत्र बुंदेलखंड है। और इसीलिए जो है कि इस क्षेत्र में दोस्तों हम लोग ज्यादातर जो है कि अरहर, चना, मसूर इस तरह की खेती की जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कि टॉपिक है और ये सिलेक्टेड नोट्स है, और इसको आप लोग ध्यान से 1-2 बार देख कर और इससे जो है कि नोट्स बनाइएगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगी। और जो है कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।